हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्लोज लाइन इंटीग्रल जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्लोज लाइन इंटीग्रल जीरो इसलिए होता है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है कंजर्वेटिव फील्ड। जो कंजर्वेटिव फील्ड होती है, कंजर्वेटिव फील्ड में होता है लाइन इंटीग्रल सेम होता है, और लाइन इंटीग्रल सेम होने की वजह से जो क्लोज लाइन इंटीग्रल होता है वो होता है जीरो, जिसके बारे में अभी हम लोग सब डिस्कस करने वाले। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्लोज लाइन इंटीग्रल जीरो हो सकता है, या फिर बोलते होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का क्लोज लाइन इंटीग्रल जीरो होता है, जिसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्लिंग इफेक्ट होता है, या फिर बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्ल होता है वो होता है जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल जीरो इसलिए होता है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है कंजर्वेटिव फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्लोज लाइन इंटीग्रल जीरो होता है। क्लोज लाइन इंटीग्रल जीरो होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्लिंग इफेक्ट होता है, या फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्ल होता है वो होता है जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड के ये बिहेवियर के वजह से, या फिर बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज़ के वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो ग्रेडियंट होता है उसके साथ हम लोग इंटर रिलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में हमने डिस्कस किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आज हमें डिस्कस करना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो क्लोज लाइन इंटीग्रल होता है वो होता है जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्लोज लाइन इंटीग्रल जीरो होता है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पर ऑब्वियसली हम लोग कंसीडर करने वाले एक स्फीयर, तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया यह है स्फीयर, और ये जो स्फीयर का जो सरफेस है इस पर हमने कंसीडर किया ये एक पर्टिकुलर पॉइंट, और ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा कुछ इस तरीके का होगा। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसको हमने कंसीडर किया आर वेक्टर, और ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो यूनिट वेक्टर आर कैप इंडिकेट कर रहा है, जो कि एग्जैक्टली बराबर में ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में। यहाँ पर हमने जो पॉइंट कंसीडर किया, ये जो पॉइंट है वो स्फीयर के सरफेस पर लाई कर रहा है। सिमिलरली एक और एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये एक पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है विद रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट जो कि स्फीयर के सरफेस पर लाई कर रहा है, ये पर्टिकुलर पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने कंसीडर किया डी एल एज अ वैक्टर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें कंसीडर करना होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस, यहाँ पर हमें कंसीडर करना होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये वाली जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने यहाँ पर कंसीडर किया उसको हमें इमेजिन करना होगा ये स्फीयर के वॉल्यूम के अंदर। अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस को अगर मैं ये स्फीयर के वॉल्यूम के अंदर अगर ड्रॉ करता, तो उस केस में ये जो स्फीयर होता वो आपको क्लियरली दिखाई नहीं देता, जिसके वजह से इन शॉर्ट ओवरऑल जो फिगर होती है वो बहुत ख़राब हो जाती, तो जो अपीयरेंस होता फिगर का बहुत ख़राब होता। तो इसलिए मैंने सेपरेटली ड्रॉ किया हूँ कोऑर्डिनेट एक्सिस को। तो यहाँ पर मैंने जो तीनों जो एक्सिस को जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया हूँ। यहाँ पर है जेड एक्सिस, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है वाई एक्सिस, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये एक्स एक्सिस। ये तीनों जो एक्सिस है वो स्फीयर के वॉल्यूम के अंदर लाया कर रही है, ऐसा हमें इमेजिन करते हुए चलना होगा। और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये पर्टिकुलर पॉइंट स्फीयर के सरफेस पर लाया कर रहा है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तीनों एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है वो पर्टिकुलर पॉइंट पर हमने कंसीडर किया यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और वो जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो स्फीयर का जो वॉल्यूम है स्फीयर के वॉल्यूम के सेंटर में वो पर्टिकुलर पॉइंट जिस पॉइंट पर ये तीनों एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है और जिस पॉइंट पर हमने कंसिडर किया है ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये पर्टिकुलर पॉइंट हमने कंसिडर किया जो कि स्फीयर के सरफेस पर लाया कर रहा है। और ये पर्टिकुलर पॉइंट जो कि स्फीयर के सरफेस के बाहर है, और ये पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसको हमने कंसीडर किया डी एल एज अ वैक्टर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये पर्टिकुलर पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था उसको हमने कंसीडर किया था आर वेक्टर, और ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो इंडिकेट कर रहा है यूनिट वेक्टर आर कैप, जो कि एक्जैक्टली बराबर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक लाइन हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ये वाली जो लाइन है वो हमें इंडिकेट कर रही है डिस्प्लेसमेंट वैक्टर ये पर्टिकुलर पॉइंट का विथ रेस्पेक्ट टू दी चार्ज। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वो जो लाइन सेगमेंट होगी वो जेड एक्सिस के साथ पैरेलल होगी। तो हमने कुछ इस तरीके से ये वाली लाइन ड्रॉ करी, ये वाली जो लाइन है वो जेड एक्सिस के साथ पैरेलल है। सिमिलरली एक और एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि जेड एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर होगी, और ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जाके इंटरसेक्ट करेंगी जहाँ पर ये तीनों यहाँ पर ये चार्ज लाया कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से हमने ये लाइन ड्रॉ करी, और ये जो लाइन है वो यहाँ पर जाके कर रही है इंटरसेक्ट। इन शॉर्ट ये वाली जो लाइन है वो जेड एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाली लाइन सेगमेंट और यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस है दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है वो है फाई एंगल। ये वाला जो एंगल है इसको हमने कंसीडर किया फाई, और ये जो एंगल होता है इसको हम लोग बोलते हैं एजीमुथल एंगल। सिमिलरली अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने कंसीडर किया जेड एक्सिस, और यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये वाली लाइन सेगमेंट जो कि इंडिकेट कर रही है पोजीशन वेक्टर को, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये पॉइंट का विद रेस्पेक्ट टू चार्ज। तो ये वाली लाइन और जो जेड एक्सिस दोनों के बीच का जो एंगल है वो है थीटा, और यहाँ पर ये जो थीटा है वो है पोलर एंगल। तो ये जो थीटा है वो है पोलर एंगल, और यहाँ पर ये जो फाई एंगल है जो कि एक्स वाई प्लेन पर लाई करेगा, ये फाई एंगल को हम लोग बोलेंगे एजीमुथल एंगल।
तो अभी अगर हम लोग देखें जो पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है, ये पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है विद रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये पॉइंट का हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैसा फाइंड आउट कर सकते हैं, पर्टिकुलर जो पॉइंट है इसका हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैसा फाइंड आउट करेंगे। तो ये पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो यूनिट वेक्टर आर कैप है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है, तो यूनिट वेक्टर आर कैप के डायरेक्शन में हम लोग प्रोपगेट करेंगे और वो जो प्रोपगेशन है वो ये ऑरेंज कलर की लाइन इंडिकेट कर रही है। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो टीटा है उसके डायरेक्शन में हम लोग प्रोपगेट करेंगे। जो टीटा का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो टीटा का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके का है। तो अभी हम लोग टीटा के डायरेक्शन में प्रोपगेट करेंगे और वो जो प्रोपगेशन है वो ये ग्रीन कलर की लाइन इंडिकेट कर रही है। सिमिलरली अभी हम लोग क्या करेंगे, जो फाई है उसके डायरेक्शन में हम लोग प्रोपगेट करेंगे और फिर उसके बाद अल्टीमेटली जो पर्टिकुलर पॉइंट है वहाँ तक के पहुँच जाएंगे। तो जो प्रोपगेशन है वो ये पर्पल कलर की लाइन हमें कुछ इस तरीके से शो कर रही है प्रोपगेशन, और ये जो प्रोपगेशन है वो फाई के डायरेक्शन में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाली जो लाइन सेगमेंट हमने जो कंसीडर करी है इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा डी आर, और एज अ वेक्टर हम लोग कंसीडर करेंगे यूनिट वेक्टर आर कैप। सिमिलरली ये जो ग्रीन कलर की जो लाइन है, ये जो ग्रीन कलर का जो प्रोपगेशन हमने जो कंसीडर किया है जो कि टीटा के डायरेक्शन में, यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर की जो लाइन है उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा आर डी टीटा, और टीटा कैप हम लोग असाइन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला जो प्रोपगेशन होगा जो कि पर्पल कलर की लाइन इंडिकेट करेंगी, तो वाला जो प्रोपगेशन होगा वो होगा आर साइन टीटा डी फाई, और हम लोग फाई कैप असाइन कर देंगे जिसके वजह से हमें मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं फिगर को हमने क्लियरली यहाँ पर एनलार्ज करके ड्रॉ किया है, ये पर्टिकुलर पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो कि स्फीयर के सरफेस पर लाई कर रहा है। तो ये जो ऑरेंज कलर का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने कंसीडर किया डी आर, और यूनिट वेक्टर आर कैप एज अ वेक्टर हमें मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली यहाँ पर हमने जो ग्रीन कलर का जो डिस्प्लेसमेंट हमने जो इंडिकेट किया है वो है आर डी टीटा, और टीटा कैप असाइन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर। सिमिलरली ये जो पर्पल कलर का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये जो ग्रीन कलर की लाइन जहाँ पर एंड कर रही है वहाँ से ये पर्टिकुलर पॉइंट तक के जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा आर साइन टीटा डी फाई, और यूनिट वेक्टर फाई कैप हम लोग असाइन कर देंगे जिसके वजह से हमें मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये आर डी टीटा यूनिट वेक्टर टीटा कैप, आर साइन टीटा डी फाई यूनिट वेक्टर फाई कैप, ये हमें मिला कैसा, इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं वो वाली वीडियो में, जिस वीडियो में हम लोग इस पर स्पीयर का एरिया फाइंड आउट कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ अ कैलकुलस, या फिर बोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। तो एक वीडियो है जिसमें हमने स्पीयर का जो एरिया है उसको हमने प्रूफ किया है जो कि होता है 4 पाई आर स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। तो वाले कॉन्सेप्ट में हमने डिस्कस कर चुके कि ये वाला जो प्रोपगेशन होता है, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट होता है टीटा के डायरेक्शन में वो होता है आर डी टीटा टीटा कैप, और ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट होता है फाई के डायरेक्शन में वो होता है आर साइन टीटा डी फाई, और फाई कैप एज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो ये पॉइंट से ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है, ये पॉइंट से ये पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा विद रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट वो होगा डी एल एज अ वैक्टर, डिस्प्लेसमेंट एज अ वैक्टर, और वो बराबर में होगा ये तीनों डिस्प्लेसमेंट के ही। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो बराबर में होगा वेक्टर सम ऑफ ऑल दिस 3 डिस्प्लेसमेंट, डी आर यूनिट वेक्टर आर वेक्टर, फिर उसके बाद ये आर डी टीटा, फिर उसके बाद यहाँ पर ये वाला हमने जो डिस्प्लेसमेंट कंसिडर किया वो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें डी एल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो बराबर में होगा ये तीनों वेक्टर के वेक्टर सम के, डी आर यूनिट वेक्टर आर कैप प्लस आर डी टीटा टीटा कैप प्लस आर साइन टीटा डी फाई फाई कैप। तो हमें पता है कोई भी जो स्केलर क्वांटिटी होती है, हमें ये जो फंडामेंटल कंसेप्ट है ये, अगर कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसका स्केलर फॉर्म हमें दिया गया है, अगर वो स्केलर फॉर्म के साथ अगर हम लोग डायरेक्शन को असाइन कर दे यूनिट वेक्टर लगा के, तो उस केस में वो जो स्केलर फॉर्म हो जाता है वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। तो यहाँ पर सेम वही हो रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो डी आर डिस्प्लेसमेंट है उसके साथ हमने कंसिडर कर दिया यूनिट वेक्टर आर कैप, जिसके वजह से यहाँ पर हमें मिल जाता है डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर। सिमिलरली जो ग्रीन कलर का जो डिस्प्लेसमेंट है उसके साथ हमने असाइन कर दिया टीटा कैप, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर ग्रीन वाला। सिमिलरली जो पर्पल वाला जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा आर साइन टीटा डी फाई यूनिट वेक्टर फाई कैप। सिमिलरली अगर हम लोग देखें जो पॉइंट ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो बनेगी वो बराबर में होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर कैप। तो जो यूनिट वेक्टर आर कैप होगा उसको हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के रिलेशन के साथ असाइन कर दिया है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर हमें ये वाला रिलेशन मिल जाता है। यहाँ पर हमें मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर, यहाँ पर हमें मिल गया डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर, यहाँ पर हमें मिल गया डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर। तो ऑब्वियसली जब हम लोग क्लोज लाइन इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर डॉटेड विद डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर दोनों का हमें फाइंड आउट करना होगा डॉट प्रोडक्ट। तो जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जब हम लोग ये वाला जो टर्म होगा
आर डी टीटा टीटा कैप, जब ये दोनों का हम लोग डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे तो उस केस में जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो होगा जीरो। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और जब हम लोग ये वाले टर्म का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो ये वाले टर्म के लिए भी जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो होगा जीरो। डॉट प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट में हम लोग कंसिडर करते हैं पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो। अगर दोनों के बीच का एंगल ही अगर 90 डिग्री का होता है तो उस केस में जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है जीरो। अगर 90 डिग्री का नहीं होता है तो उस केस में जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है नॉन जीरो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब हम लोग ये वाले टर्म का जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे, जब ये वाले टर्म का हम लोग डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ, तो उस केस में अगर हम लोग देखें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके का डायरेक्शन है, और जो थीटा का जो डायरेक्शन है वो ये वाला डायरेक्शन है। तो अगर हम लोग देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो थीटा दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 90 डिग्री का, जिसके वजह से दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा जीरो। मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डॉटेड विथ आर डी टीटा, दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा जीरो। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर देखें ये वाला जो टर्म है और यहाँ पर ये जो फाई कैप है, जब ये वाले टर्म का जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे और वो फाई कैप जो कि इंडिकेट करेगा डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब हम लोग दोनों का डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे तो उस केस में जो फाई एंगल होगा एजीमुथल एंगल, उसका जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके का है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का है, दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। तो अल्टीमेटली जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो होगा जीरो। अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये जो रिलेशन होगा, ये रिलेशन का हम लोग डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे सिर्फ ये वाले टर्म के साथ, डी आर यूनिट वेक्टर आर कैप के साथ। तो हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर डॉटेड विद डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पर हमें मिलेगा डी आर। तो मे बी आप सोच रहे होगे ये यूनिट वेक्टर आर कैप और यहाँ पर ये जो यूनिट वेक्टर आर कैप है वो कहाँ चलेगा। जब हम लोग यूनिट वेक्टर आर कैप या फिर कोई भी यूनिट वेक्टर का जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल, तो उस केस में जो यूनिट वेक्टर होता है आउटकम हमें जो निकल के आता है वो 1 के बराबर में होता है। मतलब यूनिट वेक्टर आर कैप डॉटेड विद यूनिट वेक्टर आर कैप जब हम लोग करेंगे तो उस केस में हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा 1। तो यहाँ पर 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए ये वाला जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये वाले रिलेशन को ही यूज़ करते हुए आगे हम लोग प्रूव करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो क्लोज लाइन इंटीग्रल होता है वो होता है जीरो। इससे पहले हम लोग एक चीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कंजर्वेटिव फील्ड वो फील्ड होती है जिसमें जो लाइन इंटीग्रल होता है वो सेम होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कंसिडर किया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने 2 पॉइंट कंसिडर किया। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है कंजर्वेटिव फील्ड। यहाँ पर हमने माना ये है पॉइंट ए और यहाँ पर हमने माना पॉइंट बी। पॉइंट ए का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने कंसिडर किया आर है, और पॉइंट बी का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने कंसिडर किया आर बी, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया ओरिजिन। अगर हम लोग पॉइंट बी से पॉइंट ए का अगर लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करते और पॉइंट ए से पॉइंट बी का अगर लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करते तो दोनों केस में जो लाइन इंटीग्रल होगा वो सेम होगा। ये कंजर्वेटिव फील्ड के वजह से या फिर बोल सकते हैं कंजर्वेटिव फील्ड का बिहेवियर होता है ऐसा। तो जो वर्क डन होता है कंजर्वेटिव फील्ड में वो पाथ के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि जो लाइन इंटीग्रल होता है वो होता है सेम। तो जो कंजर्वेटिव फील्ड होती है, कंजर्वेटिव फील्ड में जो लाइन इंटीग्रल होता है वो डिपेंड करता है इनिशियल पॉइंट के ऊपर और फाइनल पॉइंट के ऊपर। मतलब अगर हम लोग ये पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ अगर हम लोग प्रोपागेट करें या फिर प्रोसीड करें तो उस केस में जो पॉइंट बी होगा वो इनिशियल पॉइंट होगा और पॉइंट ए होगा वो होगा फाइनल पॉइंट। तो जो लाइन इंटीग्रल होगा वो इनिशियल पॉइंट और जो फाइनल पॉइंट दोनों का डिस्प्लेसमेंट कितना उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ये पॉइंट बी का डिस्प्लेसमेंट कितना ओरिजिन के रेस्पेक्ट में वो, और पॉइंट ए का डिस्प्लेसमेंट कितना ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, उसके ऊपर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये प्रूव करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होता है वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो पाथ के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है। फिर उसके बाद हम लोग प्रूव करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो क्लोज लाइन इंटीग्रल होता है वो होता है जीरो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमारे पास फ्रीडम है यहाँ पर कि जो लाइन इंटीग्रल हम लोग जो परफॉर्म करेंगे वो बी से ए के तरफ परफॉर्म करेंगे या फिर ए से बी के तरफ का हम लोग लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग जो लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे वो ए से बी के तरफ का फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर डॉटेड विद डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर इंटीग्रल ए टू बी, ये हमें इंडिकेट कर रहा है लाइन इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी। ये वाला जो टर्म है इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम ए टू बी, ये हमें इंडिकेट कर रहा है लाइन इंटीग्रल ए से बी के तरफ का। तो यहाँ पर ये वाला जो टर्म होगा वो एक्जैक्टली बराबर में होगा ये वाले टर्म के। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर डॉटेड विद डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर, इसके जगह हम लोग पुट करेंगे ये वाला टर्म। तो हमें मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर। यहाँ पर ये जो डी आर है वो है डिस्प्लेसमेंट,
तो यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट किसका कंसीडर करना होगा, पॉइंट ए और पॉइंट बी का डिस्प्लेसमेंट। पॉइंट ए का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है आर ए, पॉइंट बी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है आर बी। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट में हम लोग पुट करेंगे डिस्प्लेसमेंट, जो पॉइंट ए और जो पॉइंट बी है दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो। तो जो पॉइंट ए का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है आर ए और पॉइंट बी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है आर बी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। यहाँ पर अगर हम लोग देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, ये Q और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसको हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा लाइन इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, और जो लिमिट होगी वो होगी आर ए और आर बी। सिमिलरली जो लाइन इंटीग्रल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर डॉटेड विद डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर लिमिट ए से बी के तरफ Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो टर्म होगा वो एज इट इज होगा। जब हम लोग 1/r स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा r टू दी पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, जो लिमिट होगी वो होगी आर बी और आर ए। सिमिलरली जब हम लोग इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r टू दी पावर -2 + 1, ये हो जाएगा r टू दी पावर -1, -2 + 1 ये हो जाएगा -1, और जो लिमिट होगी वो होगी आर बी आर ए। लोअर लिमिट आर ए, अपर लिमिट आर बी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो r टू दी पावर -1 है वो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय r, और यहाँ पर ये जो माइनस साइन है उसको हम लोग ये वाले टर्म के साथ कंसिडर करेंगे Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होगा वो हमें मिल जाएगा, यहाँ पर ये जो r टू दी पावर -1 है वो 1 डिवाइडेड बाय r हो जाएगा। तो हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर डॉटेड विद डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर, यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन होगी ये टर्म के साथ, तो हमें मिल जाएगा -Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 डिवाइडेड बाय r, और जो लोअर लिमिट होगी वो होगी आर ए, अपर लिमिट जो होगी वो होगी आर बी। तो जो लोअर लिमिट और जो अपर लिमिट होगी उसको हम लोग पुट करेंगे तो अल्टीमेटली हमें जो रिलेशन जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके का, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 डिवाइडेड बाय आर बी माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर ए। अब ये जो नेगेटिव साइन होगी उसको हम लोग ये दोनों टर्म के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, जिसके वजह से -1 डिवाइडेड बाय आर ए हो जाएगा +1 डिवाइडेड बाय आर ए, और जो +1 डिवाइडेड बाय आर बी है वो हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय आर बी। आगे अगर हम लोग सॉल्व आउट करें तो हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 डिवाइडेड बाय आर बी माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर ए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए ये वाला जो रिलेशन है वो पूरी तरीके से डिस्क्राइब करता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होता है वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होता है वो इनिशियल पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन और फाइनल पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन वो कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, पाथ के ऊपर इंडिपेंडेंट होगा। तो अभी हम लोग प्रूफ करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो क्लोज लाइन इंटीग्रल होगा वो हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हमने सेम कंडीशन कंसीडर की है, यहाँ पर हमने कंसीडर किया है ओरिजिन, यहाँ पर हमने एज्यूम किया है पॉइंट ए, और यहाँ पर हमने एज्यूम किया है पॉइंट बी। पॉइंट ए का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है आर ए, पॉइंट बी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है आर बी। तो जब हम लोग क्लोज लाइन इंटीग्रल फॉर्म फाइंड करते तो उस केस में हमारे पास ये दो ऑप्शन होता है कि हम लोग कौन सी डायरेक्शन चूज़ करें। चाहे तो हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन चूज़ कर सकते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन इंटीग्रल परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो लाइन इंटीग्रल परफॉर्म करेंगे वो होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हम लोग जो लाइन इंटीग्रल परफॉर्म करेंगे वो बी से ए के तरफ का, फिर उसके बाद ए से बी के तरफ का। हमारे पास फ्रीडम है, हम लोग कैसा भी पाथ फॉलो कर सकते हैं लाइन इंटीग्रल के लिए। क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये बराबर में होगा लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर डॉटेड विद डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर फ्रॉम बी टू ए प्लस लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम ए टू बी। मतलब पहले हम लोग बी से ए का लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद ए से बी का लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे, या फिर अगर उसका भी अगर उल्टा फाइंड आउट करते हो बी से ए या फिर ए से बी, तो उस केस में भी जो आपका आउटकम निकल के आएगा वो 0 आएगा। तो यहाँ पर जो लाइन इंटीग्रल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का बी से ए के तरफ वो बराबर में होगा Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 डिवाइडेड बाय आर बी माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर ए। सिमिलरली जो लाइन इंटीग्रल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ए से बी की तरफ वो बराबर में होगा Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए से बी की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल इतना है। तो ये सेम हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे प्लस Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 डिवाइडेड बाय आर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर बी। तो इसके बाद हमें मिल जाएगा अल्टीमेटली Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों साइड से हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा ब्रैकेट में 1 डिवाइडेड बाय आर बी माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय आर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर बी। अगर आपको ये याद रखना है, ये वाला टर्म अगर आपको याद रखना है तो यहाँ पर हमने ये वाला जो लाइन इंटीग्रल है ए से बी के तरफ का वो तो हमने फाइंड आउट करके रखा है, जो कि 1 डिवाइडेड बाय आर बी, और जो 1 डिवाइडेड बाय आर बी है वो है पॉजिटिव और 1 डिवाइडेड बाय आर ए वो है नेगेटिव। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर अगर हम लोग देखें -1 डिवाइडेड बाय आर बी
1/RA माइनस 1/RB। तो अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग ये वाले केस में जो लाइन इंटीग्रल है वो हमें इतना मिला है, जिसको हमने यहाँ पर पुट किया। तो सिमिलरली अगर हम लोग ये वाले केस में लाइन इंटीग्रल देखें तो हो जाएगा -1/RA 1/RB। मेरा बोलने का मतलब ये है, अगर आपको ये ट्रिक याद रखने का है 1/RE माइनस 1/RA, ये आपको कैसा मिला, तो यहाँ पर 1/RA ये वाले केस में हमने कंसिडर किया पॉजिटिव, तो ये वाले केस में आप -1/RA को आप नेगेटिव कंसिडर कर लेना। सिमिलरली यहाँ पर आप -1/RB आपने यहाँ पर कंसिडर किया है, तो यहाँ पर आप +1/RB कंसिडर करोगे। या फिर अगर आप यहाँ पर नेगेटिव 1/RB कंसीडर करते तो यहाँ पर आपको +1/RB कंसीडर करना होता। और यहाँ पर अगर आप पॉजिटिव 1/RA कंसीडर करते तो यहाँ पर हमें कंसीडर करना होता नेगेटिव 1/RA। तो अल्टीमेटली हमें जो आउटकम निकल के आएगा वो हो जाएगा 1/RB माइनस 1/RA प्लस 1/RA माइनस 1/RB। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 1/RB प्लस यहाँ से और माइनस 1/RB यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से -1/RA और यहाँ से +1/RA कैंसिल हो जाएगा, जिसकी वजह से पूरा जो रिलेशन होगा वो हो जाएगा 0 ये वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा, जिसकी वजह से ये वाला जो टर्म होगा Q/4πε0 वो 0 हो जाएगा। अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो क्लोज लाइन इंटीग्रल होगा वो हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हमने प्रूव किया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो क्लोज लाइन इंटीग्रल होता है वो होता है 0।